नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का समाधान कर रहा है भारत। अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। बेकरी भी हुई सील। पीड़िता को योगी सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के बाद हुए भावुक। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया झूठा। कहा, आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई रहेगी जारी। 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल करेगा अयोध्या का दौरा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ भाजपा जेडीएस की पदयात्रा जारी। राज्य में एमयूडीए और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर होगा प्रहार। भाजपा नेताओं ने मांगा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का इस्तीफा। असम के लोगों के लिए स्वर्णिम दिन। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का किया भूमि पूजन। परियोजना से पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिकरण को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। उत्तराखंड में अब तक केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 6000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राहत और बचाव काम में जुटी भारतीय नौसेना। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत 6 दशक से भी अधिक अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था, तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर
क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। पीएम ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने पिछले 1 दशक में कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापे की कार्रवाई पूरी हो गई है। इस बेकरी को सील कर लिया गया है। बेकरी में बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया है। सह खाद्य आयुक्त मानिकचंद सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस रद्द होगा। और अयोध्या में प्रशासन ने आरोपी के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। अयोध्या गैंगरेप जो मामला है उसमें मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी भी सील कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो गैंगरेप हुआ था उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर पहुंचा और जो उनकी बेकरी थी वो भी सील कर दी गई। ये यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। और कितनी अवैध संपत्तियां हैं? इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है। उसको भी, चूंकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है।
लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतन करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर। उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मस्जिद के इमाम ने एक मुस्लिम किसान की मौत पर उसको भाजपा समर्थक बताकर जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। मृतक की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पूरे मामले पर मृतक के बेटे दिलनवाज खान ने बताया कि हार्ट अटैक से उसके पिता की मौत हो जाने के बाद इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ने से मना कर दिया। दिलनवाज खान ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग भाजपा की तारीफ करते हैं। उन्होंने बताया बाद में किसी रिश्तेदार से नमाज अदा करवाई गई। अटैक आने से मौत हो गई। जनाजे की नमाज लेके गए इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले यार ये तो पापा तो बीजेपी को तो वोट देवे हमेशा, तो मुझे लगता है हिंदू मान के चलो तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी। इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी और कल 10वीं तक की नमाज नहीं बनती इन्होंने। पूर्व चेयरमैन असलम खां, सराफत खां और शमीम खां और मतीन खां और इमाम साहब, यही लोग हैं। सारे इमामों से मना कर रहे हैं, बोले इसकी फातही कोई मत देना। वहीं इस मामले पर डीएम अनुज कुमार सिंह ने शिकायत प्राप्त होने की जानकारी देते हुए कहा कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। अभी ये शिकायत मेरे पास अभी भी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से हाजिर किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। वहीं एसपी देहात संदीप कुमार का कहना है कि पूरे प्रकरण में इमाम सहित 5 पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कुंदरकी थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मृतक के बेटे दिलनवाज खान के आरोपों पर आरोपी इमाम का कहना है कि यह उन्हें फंसाने की साजिश है। इमाम ने कहा कि मृतक हमारे पैगंबर रसूल को बुरा कहा करते थे, इसलिए हम उनके जनाजे में शामिल नहीं हुए थे। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की, तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाने, ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।
ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। वायनाड में आई भयंकर आपदा में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इस त्रासदी को लेकर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणविद और जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब वर्षों पहले इस तबाही की दस्तक हो रही थी, तब राज्य सरकार क्यों सोती रही? बेलगाम खनन और अंधाधुंध निर्माण की वजह से बिगड़ रहे हालात पर राज्य सरकार को लगातार चेताया जा रहा था। इन सब के बावजूद राज्य सरकार अपनी लापरवाही से इस तबाही को न्योता दे रही थी। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन यह आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के उस रवैये पर जिसने वर्षों तक चेतावनियों की अनदेखी की। सवाल उठ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के होते रहने देने पर। लोग पूछ रहे हैं तबाही की बार बार की दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही? जिस क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बार बार चेता रहे थे, वहाँ कदम उठाना तो दूर, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने दिए गए। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। बार बार की चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम वायनाड में भयंकर भूस्खलन के रूप में सामने है। इस संदर्भ में बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में ग्रेनाइट खदानों को पर्यावरणीय मंजूरी, बगैर अनुमति चल रही हजारों खदानों पर नियंत्रण में नाकामी, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल न करते हुए व्यापक खनन नीति से जुड़ी सिफारिशों को लागू न करना, मानसून के दौरान खनन गतिविधियों को रोकने के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बारिश हल्की होते ही खनन की अनुमति देना, राज्य सरकार के ऐसे कदम रहे जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आपदा की चेतावनी केवल मौखिक रूप से ही नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही। इसके बाद भी केरल की कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें अपनी आंखें बंद ही किए रही। 1983 से 2015 के बीच केरल में भूस्खलन की 115 बड़ी घटनाएं हुई। इनमें 78 खनन क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में थीं। खनन से पर्यावरण पर पड़े प्रभाव और 2018 की बाढ़ के बावजूद 147 नई खदानों को अनुमति दी गई। बाढ़ के बाद पुनर्वास योजना प्रभावी नहीं रही, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों से अलग हटकर नहीं बसाए गए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कवलपपारा के 10 किलोमीटर के दायरे में 33 खदानें चल रही थीं। 2019 में भूस्खलन में यहां 59 लोगों की जान चली गई। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है, वो मानव निर्मित त्रासदी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है।
23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक नई इमारतों का निर्माण हो रहा है। अकेले कलपट्टा ब्लॉक में 2021-22 में 3,662 नई इमारतों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। इसी की बानगी वायनाड में इस आपदा के दौरान देखी जा सकती है। सवाल केरल की सरकारों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष वायनाड के सांसद रहे। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का यह आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। वहीं केरल सरकार पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा से जुड़ी नीति पर जन सुझाव मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जागने का दिखावा करने वाली राज्य सरकार क्या इस तबाही का इंतजार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। उत्तराखंड के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल के प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों और रेस्क्यू कर लाए जा रहे यात्रियों से कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यहां से आए वीडियो में पानी के बीच में प्लेन खड़ा दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट ही नहीं, VIP रोड समेत कई अन्य इलाकों में भी पानी भर गया, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शनिवार को मोरीगांव जिले के जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र
का भूमि पूजन किया। जागी रोड में टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र है। शर्मा और चंद्रशेखरन दोनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में से आए पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर संयंत्र के 3D मॉड्यूल का अनावरण किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से असम को एक उपहार है, जिसे राज्य के लोग हमेशा कृतज्ञता के साथ याद रखेंगे। शर्मा ने कहा कि इस सुविधा से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक सुनहरा युग आने की उम्मीद है। Tata Groups is going to set up the semiconductor industry in Jagi Road. As per the group assessment, this industry will be completed within 18 months. Today, Tata Group Chairman, Managing Director, Sri Chandrasekharan ji has done the Bhumi Pujan, and at least within 18 months from today, this production unit will become effective. It will come into operation. On behalf of the people of Assam, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi, Shri Ashwini Vaishnav, Minister for Railway. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम में कंडक्टर प्लांट लगने से रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि 5 महीने में टाटा ने 27,000 करोड़ असम में निवेश किए हैं। आपको ध्यान है कि 29 फरवरी 2024 में टाटा के एक सेमीकंडक्टर यूनिट का अप्रूवल हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनियन कैबिनेट में इसका अप्रूवल किया था, जो कि मोरीगांव आसाम में बनना तय हुआ था। बहुत खुशी की बात है, 5 महीने के इस छोटे टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ। आज माननीय चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में और टाटा सन्स के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी ने काम इसका चालू किया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इससे आसाम में 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे करीब 15,000 डायरेक्ट जॉब्स और 11 से 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। और सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसमें केवल उसी यूनिट के जॉब्स को काउंट करना उचित नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही सेमीकंडक्टर यूनिट आता है उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी उसके साथ ही साथ आने लगती है। तो इसलिए इसका प्रभाव काफी दूरगामी होगा, बहुत ही एक फार रीचिंग इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।